हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ब्रिटिशर्स पॉलिसी का इम्पैक्ट हमारी कंट्री के, हमारी इंडियन इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर डिस्कस किया, जिसमें हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, डेमोग्राफिक प्रोफाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात की थी। फाइन, अब ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। उस लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिशर्स फॉर इंडिया, कि ब्रिटिशर्स के हमारी कंट्री के लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस कौन कौन से थे। हाँ, ये बात अलग है कि उनका इंटेंशन कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने का नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम लैप्स होता गया वो हमारी कंट्री के लिए पॉजिटिव बनते गए। तो अब हम बात करेंगे कि ब्रिटिशर्स के हमारी कंट्री के लिए कौन कौन से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस एक्चुअली थे। ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन पर डिस्कस करने से पहले, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, हमें यह डिस्कस करना पड़ेगा कि उनका इंटेंशन एक्चुअली क्या था। तो अगर हमारे यहां पर ब्रिटिशर्स का कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है तो उसके पीछे उनका कोई पॉजिटिव इंटेंशन या कोई नेक नियत एक्चुअली नहीं थी। उनका सिर्फ पर्पस, मैंने आपको बताया कि भाई ब्रिटिशर्स का हमारी कंट्री को ब्रिटिश कॉलोनी बनाने के पीछे पर्पस यह था कि हमारी कंट्री जो थी, यहां पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे और उनको अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी और उस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पूरी हमारी कंट्री ने पूरी की। ठीक है, धीरे धीरे वो ब्रिटिश कॉलोनी के फॉर्म में पूरी कंट्री को उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो यहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, बार बार उठने वाले रिवॉल्ट को दबाना, ये सारी चीजों के लिए उनको आर्मी के मेंटेनेंस की जरूरत थी। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्टिल उनके जो दिए गए कुछ सिस्टम्स थे, बाद में हमारी कंट्री के लिए वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस बने। वो जो आदत उन्होंने बनाई थी, वो आदत जो हमने कैप्चर की, जो बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का सेटअप किया था, वही इस बेसिक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो हमारी कंट्री में अल्टीमेटली चलता रहा। तो हम बात करें कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस की जो कोइंसिडेंटली हमारे लिए पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो गए। इसमें सबसे पहला था कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप। कमर्शियल आउटलुक बोला जाए तो भाई कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स। अब ये कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स का मीनिंग मैं आपको बताता हूं। देखिए 17th सेंचुरी के अंदर 1757 के अराउंड ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए। उससे पहले हमारी कंट्री की एग्रीकल्चर बहुत अच्छी थी, नो डाउट, लेकिन याद रखिएगा कि जो हमारे यहाँ के फार्मर्स होते थे, उन फार्मर्स का एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने का जो मोटिव था, जो इंटेंशन था, वो सेल्फ सब्सिस्टेंस पहले था और लोगों मार्केट के अंदर उसको सेल करना ये सेकेंडरी था। मींस किसी कमर्शियल इंटेंशन के साथ में फार्मर्स कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं करते थे। ठीक है, और इस वजह से फार्मर्स की जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा पुअर थी। मींस वो लोग सिर्फ इसलिए फसल उगाते थे कि भाई हमें यहां से खाने को मिल जाए और इसको देकर के हम दूसरे लोगों से बार्टर सिस्टम के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ चीजें ले लें। भाई एक फार्मर है जो वीट का खेत है, उसका वो वीट उगा रहा है, अगर उसको मिल्क चाहिए तो वो अपने यहां से थोड़ा सा वीट उस मिल्क वाले को दे देगा और वहां से वो मिल्क क्या करेगा, उसके अगेंस्ट में मिल्क ले लेगा। किसी को वीट दे करके दाल ले लेगा, किसी को वीट दे करके एग ले लेगा, चिकन ले लेगा। तो ये कहने का मीनिंग ये है कि ये जो उनका फार्मिंग की मेथड थी पहले, उसमें कोई कमर्शियल लुकआउट नहीं था। फिर ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए, अपने कमर्शियल बेनिफिट के लिए यहां पर कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप करना स्टार्ट किया। प्रीवियस लेक्चर देखें एग्रीकल्चर वाला, तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप के अंदर उन्होंने क्या किया, फूड क्रॉप से हमारे यहां के बहुत सारे फार्मर्स को कैश क्रॉप के ऊपर डाइवर्ट किया और ज्यादा रेवेन्यू देने का, ज्यादा उनको पैसा देने का उनको प्रॉमिस किया। तो बहुत सारे फार्मर्स जो थे वो फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पर आ गए। हाँ, इसके नुकसानात हुए, लेकिन इसका बेनिफिट ये होगा कि फार्मर्स को अपनी इंपॉर्टेंस समझ में आई और उनको लगा कि भाई मेरी क्रॉप का कोई कमर्शियल वैल्यू मार्केट के अंदर है और बिक सकती है। फिर भले वो कैश क्रॉप प्रोड्यूस करने वाले हो, फिर भले वो फूड क्रॉप प्रोड्यूस करने वाले हो। देखिए, अगर मार्केट के अंदर कोई रेवोल्यूशन आता है तो बहुत सारे लोग उस रेवोल्यूशन से बेनिफिट्स उठाते हैं। उसके नुकसानात कुछ होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसके बेनिफिट्स उठाते हैं। तो जहां कैश क्रॉप बेचने वालों को, कैश क्रॉप प्रोड्यूस करने वालों को उसका कमर्शियल बेनिफिट समझ में आने लगे, इसी तरह से फूड क्रॉप प्रोड्यूस करने वालों को भी कमर्शियल बेनिफिट समझ में आने लगे। अब उनका इंटेंशन अपना सब्सिस्टेंस नहीं था, उनका इंटेंशन ये था कि इस क्रॉप को मैं प्रोड्यूस करके मार्केट में अच्छे रेट के ऊपर बेचूंगा और उससे जो मेरे पास पैसा आएगा उससे मैं अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधारूंगा।
तो एक लोगों की जो फार्मर्स की जो मेंटालिटी बदलने का काम किया वो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी ने किया, जिसमें उनका कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्चुअली था। सेकंड पॉइंट है हमारा बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर में डिस्कस किया था अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में मैंने आपको बताया था भाई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या क्या मेन डेवलपमेंट्स होते हैं, रेलवेज का, रोडवेज का, एयरवेज का, वाटरवेज का, कम्युनिकेशन का। तो ब्रिटिशर्स ने नो डाउट उनका इंटेंशन अपना बेनिफिट था, लेकिन उन्होंने ये एक इंफ्रास्ट्रक्चरल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया। हमारे यहाँ पे रेलवे लाइंस उन्होंने बिछाई, हमारे यहाँ पर रोड को डेवलप किया, रोड बनाने की टेक्निक्स हमारे पास आई, हमारे यहाँ पर वाटरवेज को थोड़ा बहुत डेवलप किया, पोर्ट्स डेवलप किए जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के लिए यूज हुए। तो उन्होंने यहां पर कुछ भी हो आप उसमें इंटेंशन बोलें, लेकिन यहां पर एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सेट किया और बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिए। उसके अंदर हमारा रोड्स आ जाएगा और सबसे बड़ा जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो रेलवेज आ जाएगा। उसके अलावा थोड़ा बहुत अपना वाटरवेज है और उसके अलावा कम्युनिकेशन की सर्विसेज है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेटअप किया वो भी ब्रिटिशर्स ने ही अल्टीमेटली सेटअप किया। थर्ड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अब आप बोलेंगे साहब ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कहां से आ गई? तो देखिए जैसे जैसे आपकी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, आपकी कंट्री में कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा तो नेचुरली उससे हमारी कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी क्रिएट हो जाती हैं। अगर एक रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो उस रोड का कंस्ट्रक्ट करने में बहुत सारे मजदूर लगते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। उसके बाद वो रोड कंस्ट्रक्ट होने के बाद में वहां से ट्रांसपोर्टेशन ईजी होता है तो बहुत सारे लोगों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इसी तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जब रेलवे डेवलप की तो नेचुरली रेलवे के लिए उनको बहुत सारे एम्प्लॉइज चाहिए थे। ठीक है, अब फिर भले वो लेबर क्लास का एम्प्लॉय हो जो रेलवे ट्रैक को बिछाने के काम में ला रहा हो, या फिर अगर बाई चांस मान लें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था, टिकट कलेक्टर हो, या फिर उसके बाद कोई पर रेलवे स्टेशन का स्टाफ हो, यहां पर बहुत सारी उनकी रिक्वायरमेंट जो थी वो रिक्वायरमेंट्स निकली। अब हर चीज के लिए तो ब्रिटेन से लोग तो ला नहीं सकते थे, तो उन्होंने क्या किया, यहीं पर लोकल लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देना स्टार्ट किया। रोडवेज में बहुत सारे लोगों को, मजदूरों को काम मिलना स्टार्ट हुआ। तो जैसे जैसे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया और सेटअप किया, उससे बहुत सारी नई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारी कंट्री के अंदर क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। तो एक नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जस्ट बिकॉज ऑफ क्रिएशन ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज एक्चुअली डेवलप हुई। फोर्थ पॉइंट है हमारा कंट्रोल ऑन फेमाइन्स। अब कंट्रोल ऑन फेमाइन्स में आप बोलेंगे सर अभी प्रीवियस लेक्चर्स में आपने बताया था कि ब्रिटिशर्स की जो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज थी उसकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे फेमाइन्स आए, जैसे ग्रेट बंगाल फेमाइन था, इस टाइप के बहुत सारे फेमाइन्स है। और अब आप बोल रहे हैं कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसी की वजह से कंट्रोल ऑन फेमाइन्स हुआ। तो एक्चुअली हुआ ये कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया था उन्होंने, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू जहां पर भी फेमाइन आती थी, कहीं पर अगर बाढ़ आ गई या बाई चांस कहीं पर सूखा पड़ा, तो वहां पर फूड ग्रेन्स पहुंचाना और फूड प्रोडक्ट्स और दूसरी फैसिलिटीज को पहुंचाना कंपैरेटिवली इन इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज की वजह से कंपैरेटिवली इजी हो गया, जो इन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के पहले बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। लेकिन जैसे ही ये डेवलप हुआ तो अब हम इजीली कोई भी फूड पैकेट से या कोई भी अगर उनको अनाज भेजने का है या कोई क्लोथ्स भेजने के हैं, ब्लैंकेट्स भेज देंगे तो ये कंपैरेटिवली इजी हो गया और हम बहुत इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने लगे। तो फेमाइन्स तो आएंगे लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल करना कंपैरेटिवली इजी हुआ। इसमें फिफ्थ पॉइंट है हमारा शिफ्टिंग टू मॉनेटरी इकोनॉमी। शिफ्टिंग टू मॉनेटरी इकोनॉमी। अब ये मॉनेटरी इकोनॉमी को एस्टैब्लिश करने का सबसे ज्यादा जो हम बोल सकते हैं कि भाई इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, ब्रिटिशर्स का है। ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को मॉनेटरी इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट किया। उससे पहले हमारे यहाँ पर मुगल पीरियड था तो वहां पर उस टाइम पर गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन्स चला करते थे वो तो अपने आप में चला ही करते थे। ब्रिटिशर्स ने आकर के हमारी कंट्री के अंदर बैंकिंग सिस्टम एस्टैब्लिश किया, ठीक है, बैंक्स बनाए, सेंट्रल बैंक का एस्टैब्लिशमेंट किया, बाहर के बहुत सारे बैंक्स आए और मॉनेटरी इकोनॉमी पर आए। मींस उन्होंने एक मनी का इन्वेंशन किया और सबकी एक कॉमन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट रखी। आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा, मनी के जो फंक्शंस होते हैं उसमें एक फंक्शन होता है कॉमन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब मॉनेटरी टर्म्स में हर गुड और हर सर्विस का मेजरमेंट होने लगा जो लोगों के लिए कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा इजी हो गया। जो ब्रिटिशर्स से पहले बहुत हद तक बार्टर सिस्टम था, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसमें कमर्शियल आउटलुक ऑफ फार्मर्स के अंदर कि अगर कोई फार्मर है तो उसका मेन मोटिव होता था अपना सब्सिस्टेंस, अपना जो है बस उसकी अपना जो है वो जो भी सब्सिस्टेंस है वो अपना वो चलता रहे, उसी के लिए वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता था।
लेकिन मॉनेटरी इकोनॉमी पे जैसे ही शिफ्ट हुए तो फार्मर्स का भी लुकआउट अल्टीमेटली बदल गया। ठीक, फाइन। तो एक उनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था हमारी कंट्री को मॉनेटरी इकोनॉमी में लाना, बैंकिंग सिस्टम को पूरा का पूरा बैंकिंग एडमिनिस्ट्रेशन को बनाना। वो लास्ट एंड 6 पॉइंट जो था हमारा यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। देखिए हमारे यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है ये बहुत हद तक ब्रिटिशर्स का ही सेटअप किया हुआ है। हमारे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लॉज जो है वो भी ब्रिटिशर्स के ही उठाए हुए लॉज एंड रेगुलेशन है। ठीक है, मींस हमने बेसिक जो थीम उठाई वो वहीं से ली गई है। इसी तरह से हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, जैसे हमारे यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है जिसको हम कलेक्टर बोलते हैं, इनका अपॉइंटमेंट भी था, आईएएस आईपीएस की जो एग्जाम्स थी, ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो किया था ये ब्रिटिशर्स ने ही किया था। और उसी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को फिर बाद में हमने कंटिन्यू किया और वही आज तक भी हमारी कंट्री के अंदर बेसिकली चल रहा है। तो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी ब्रिटिशर्स का ही दिया हुआ था। फाइन, तो ये हमारे कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। बहुत ज्यादा पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं थे, लेकिन जितने कॉन्ट्रीब्यूशंस उन्होंने किए उसके अगेंस्ट जो उन्होंने हमारी कंट्री से लिया वो बहुत हद तक बहुत ज्यादा था। हमारी कंट्री को एक्सप्लॉइट बहुत ज्यादा किया, हमारी कंट्री की वाइब्रेंट इकोनॉमी को स्टेगनेंट इकोनॉमी बना दिया। एग्रेरियन इकोनॉमी थी और एग्रेरियन इकोनॉमी को और आगे बढ़ाया, हमारे फार्मर्स की हालत खराब कर दी, फेमाइन्स बार बार आने लगे, लोगों के ऊपर जुल्म किए गए। ठीक है, और लॉ एंड ऑर्डर को बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन किया गया और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया गया। तो सिर्फ उसका मोटिव उनका अपना पर्सनल इंटेंशन था और हमारी कंट्री के जितना भी रिसोर्स था वो रिसोर्स उठाकर वो लोग ब्रिटेन के अंदर ले गए और अपनी कंट्री को डेवलप करने के अंदर बहुत ज्यादा हमने ब्रिटेन को डेवलप करने में इंडिया का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। उनका जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को सक्सेसफुल बनाने में हमारे इंडिया से भेजा गया रॉ मटेरियल, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर अल्टीमेटली बना। ठीक, फाइन। तो ये हमारे कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस थे जो ब्रिटिशर्स ने दिए थे हमारी कंट्री के लिए, लेकिन फिर बोल रहा हूं कि भाई पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस तो बहुत कम परसेंटेज में है, जबकि हमारी कंट्री का जो नुकसान उन्होंने किया वो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा था। फाइनली इस कंक्लूसिव लेक्चर के साथ में ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990। आई होप इस लेक्चर के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं और बाकी के भी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर्स मैंने अपलोड करके रखे, आप वहां से उसको देख सकते हैं। फाइन। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, अपने कलीग्स अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी कॉमर्स अकेडमी। थैंक यू।